हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ईथर के पार्ट 3 के अंतर्गत डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए ईथर के पार्ट 3 के अंतर्गत डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। डाई एथिल ईथर रासायनिक रूप से निष्क्रिय यौगिक है। ईथर बंध बहुत अस्थायी बंध है। कहने मतलब यह है कि जो डाई एथिल ईथर होता है वह रासायनिक रूप से इनएक्टिव निष्क्रिय होते हैं। ईथर बंध बहुत अस्थायी बंध है, लेकिन डाई एथिल ईथर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं कठिन परिस्थितियों में। सबसे पहले दहन कंबस्चन। कहने मतलब यह है कि डाई एथिल ईथर का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम ज्वलन करते हैं, प्रज्वलन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखने का मतलब यह है, डाई एथिल ईथर ऑक्सीजन से 2 एथिल जुड़े हैं। कैसे? मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, वो भी एथिल है। तो इस प्रकार से जुड़ा है। यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कितने एथिल ग्रुप जुड़े हैं? 2। तो इस प्रकार से वो जुड़ा है। हम आपको डाई एथिल ईथर इस प्रकार से जो लिखा जाता है C2H5, इसी को हम इस प्रकार से लिखे हैं। ठीक है ना? यही तो है डाई एथिल ईथर। ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, इधर भी C2H5, इधर भी C2H5। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह एथिल जुड़े हुए हैं। तो डाई एथिल ईथर का जब हम प्रज्वलन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कहने मतलब यह है कि डाई एथिल ईथर का यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, प्रज्वलन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। दूसरा, ऑक्सोनियम लवण बनाना। ऑक्सोनियम साल्ट बनाने की प्रॉपर्टी भी डाई एथिल ईथर में होती है। डाई एथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का साल्ट बनता है। कैसे? यहाँ पर जो डाई एथिल ईथर पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा। ठीक, हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं, तो एक ही हाइड्रोजन का जो बंध होगा, उसके बीच जो बंध होगा वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बंध का इलेक्ट्रॉन होगा वो चला आएगा इसके पास। जैसे कहने मतलब यह है, इस प्रकार से टूटेगा। आप देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है C2H5 2O, जो ऑक्सीजन है AH और HSO4। ठीक है, यहाँ का जो बंध है इस पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और जो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का अधिकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा। समझ रहे हैं? ये हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इस पर कौन आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा, और इस पर कौन आवेश आएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से बनेगा C2H5 2OH, और इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर कौन आवेश होगा? धन आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा इस पर तो माइनस हो जाएगा, तो HSO4 माइनस, और हाइड्रोजन पर कौन आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसे कहते हैं ऑक्सोनियम साल्ट। देखिएगा, ऑक्सोनियम लवण बनाना। डाई एथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डाई एथिल
ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। डाईएथिल ऑक्सोनियम यहाँ पर इस प्रकार से बनने के कारण ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जल अपघटन। तीसरा, जल अपघटन। डाईएथिल ईथर का जब जल अपघटन करते हैं, डाइल्यूट तनु H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर, ध्यान दीजिएगा, डाईएथिल ईथर का जल अपघटन मीन्स कि जल जब ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ तनु सल्फ्यूरिकम उच्च ताप और उच्च दाब पर, तो प्राप्त होता है डाईएथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, डाईएथिल नहीं, एथिल एल्कोहल। यहाँ पर एथिल के 2 मालिक्यूल हैं, तो एथिल एल्कोहल ही होगा। ठीक है ना। कहने मतलब यह है, ये जो प्राप्त होगा यहाँ पर जैसे C2H5 2O इस प्रकार से होता है, आप जानते हैं C2H5 यही है, इस प्रकार से हमने लिखा है। और H2O, ठीक है ना। H2O का जब जल अपघटन होगा तो इस ऑक्सीजन पर ऐड होगा। यहाँ पर जो ऐड होगा तो ऑक्सीजन के 1 मालिक्यूल है और हाइड्रोजन कितने मालिक्यूल हैं? 2 मालिक्यूल हैं। और यहाँ पर एथिल कितने मालिक्यूल हैं? 2 मालिक्यूल हैं। तो यहाँ पर क्या लिखें? 2C2H5OH बना ना, क्योंकि यहाँ पर अब भी हाइड्रोजन कितना है? 2 यहाँ पर है। ऑक्सीजन इसका और इसका मिलाकर कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या बना? एथिल एल्कोहल। कुछ करना है नहीं, सिर्फ आपको H2O को यहीं पर जोड़ देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 2OH, 2 हाइड्रोजन है ही, और उसी को हमने इस प्रकार से लिख दिया है यहाँ पर दोनों मालिक्यूल को 2C2H5 और ये क्या हो जाएगा? OH। तो इस प्रकार से क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। तो जल अपघटन जब करेंगे डाईएथिल ईथर का, हमको प्राप्त क्या होगा? एथिल एल्कोहल। ठीक है ना। अगला रासायनिक गुण हाइड्रोआयोडिक अम्ल से अभिक्रिया। देखिए, हाइड्रोआयोडिक, HI को हाइड्रोआयोडिक कहते हैं। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड को हाइड्रोआयोडिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर डाईएथिल ईथर क्या प्राप्त करता है? ये 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं HI के साथ। सबसे पहले ठंडे में, मीन्स की इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर जब कम होगा, रासायनिक अभिक्रिया जब कराई जाए, जब टेम्परेचर कम होता है, ठंडे में जब कराते हैं तो उत्पाद अलग बनता है, और जब गर्म टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराते हैं रासायनिक अभिक्रिया तो उत्पाद अलग बनेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठंडे में जब अभिक्रिया कराएंगे डाईएथिल ईथर का हाइड्रोआयोडिक एसिड से, मीन्स की हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है ना। देखिएगा, कुछ है नहीं, HI C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर हमने इस प्रकार से लिखा है। ठीक, और इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 मालिक्यूल एथिल के, तो 2 और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोआयोडिक एसिड का जब हम ठंडे में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक, तो उस समय जब अभिक्रिया होगी, कुछ करना है नहीं आपको, सिर्फ एक तरफ H जोड़ दीजिए और दूसरी तरफ I जोड़ दीजिए, यहीं से बंध टूट जाएगा। चाहे आप यहाँ से ऑक्सीजन का बंध तोड़िए, चाहे यहाँ से तोड़िए, दोनों बात एक ही होगी। लेकिन ये होगा कि जिस तरफ ऑक्सीजन होगा उधर H जोड़ देंगे और उसके विपरीत I को जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो I और एक तरफ क्या? H, तो C2H5OH और C2H5I, तो क्या बना? C2H5I C2H5I एथिल आयोडाइड, और क्या बना? C2H5OH एथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल। ठीक है ना। तो ये तो था डाईएथिल ईथर का जब हम हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ ठंडे में अभिक्रिया कराते हैं तो 2 यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है।
एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल का। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि जब गर्म परिस्थितियों में एथिल डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है गर्म करने पर। ठीक है ना। जब गर्म परिस्थितियों में अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है, देखेंगे। डाईएथिल ईथर अभिक्रिया दो पदों में होती है। डाईएथिल ईथर का पहले हम हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल बनता है। अभी हमने आपको बताया जब ठंड में अभिक्रिया कराई थी, ठंड मतलब कि टेम्परेचर कम परिस्थितियों में, तो हमको यही प्राप्त हुआ था एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल। अब ये जो एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल प्राप्त हुई हैं, एथिल एल्कोहल के साथ पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं। जब हाइड्रोजन आयोडाइड की पुनः एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं, ये अभिक्रिया किस समय हो रही है, जब टेम्परेचर गर्म है, गर्म परिस्थितियों में ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये ठंड परिस्थितियों में हुई थी, तो जब ठंड में हुई थी तो ये यौगिक प्राप्त हुआ था। लेकिन गर्म परिस्थितियों में जब कराते हैं तो अभिक्रिया दो पदों में होती है। ठीक है ना। पहला पद ये तो ठंड का ही होगा, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या होता है कि एथिल आयोडाइड की हाइड्रोजन आयोडाइड की और अधिक मात्रा हम मिलाने पर बनता है एथिल आयोडाइड और जल बनता है। कैसे, यहाँ का OH, ये OH और यह H क्या बन गया, OH और H क्या बन गया, H2O, और क्या बना, I यहाँ पर जुड़ जाएगा C2H5 I एथिल आयोडाइड। ठीक है ना। अब हम दोनों स्टेप हैं, इन दोनों स्टेप को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप जानते हैं कि जब दो समीकरण को जोड़ा जाता है तो अभिकारक और उत्पाद में जो कॉमन होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। आपको क्या दिख रहा है कॉमन, ये नहीं कि अभिकारक में, अभिकारक और उत्पाद में जो कॉमन दिखेगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों रिएक्शन का अभिकारक है और ये दोनों रिएक्शन का उत्पाद है। क्या कॉमन दिख रहा है, C2H5OH यहाँ पर भी है और C2H5OH यहाँ पर भी है, अभिकारक और उत्पाद में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ए और ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये दोनों तो उत्पाद में ही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, अभिकारक को अभिकारक में और उत्पाद को उत्पाद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो क्या बचा, C2H5 ट्वाइस O मीन्स की डाईएथिल ईथर, और यहाँ पर कितने मालिकूल हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, दो मालिकूल हैं, HI और HI, तो 2HI हो गया। और यहाँ पर एथिल आयोडाइड कितने मालिकूल हैं, दो मालिकूल हैं, C2H5I C2H5I, तो 2C2H5I, और इधर क्या बचा, H2O, ये तो कैंसिल हो गया। तो बने क्या, एथिल आयोडाइड। कहने का मतलब यह है कि एथिल आयोडाइड की जब हम गर्म परिस्थितियों में अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की मात्रा बढ़ाने पर, तो हमको एक ही यौगिक प्राप्त होता है, एथिल आयोडाइड और जल। ठीक है ना। आइए अगली प्रॉपर्टी, डाईएथिल ईथर की अगली प्रॉपर्टी क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया। ठीक है ना। जब डाईएथिल ईथर, हमने बताया पहले ही आपको कि डाईएथिल ईथर एक निष्क्रिय यौगिक है, कठिन परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं उत्प्रेरक प्रयोग करने पर। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ठंड परिस्थितियों में अलग यौगिक दे रहा है, गर्म परिस्थितियों में अलग यौगिक दे रहा है। अभी वहीं पर अगला टॉपिक होगा क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया। कहने मतलब यह है कि डाईएथिल ईथर का यदि क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो आइए हम क्लोरीन से अभिक्रिया करा के देखते हैं क्या प्राप्त होगा। यह भी अभिक्रिया दो पदों में होगी, दो स्टेप में। एक अंधेरे में अभिक्रिया होगी तो क्या उत्पाद बनेगा, और जब प्रकाश में अभिक्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। कहने मतलब यह है कि डाईएथिल ईथर का यदि अंधेरे में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अलग उत्पाद प्राप्त होगा, और वहीं पर डाईएथिल ईथर का यदि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अलग यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डाईएथिल ईथर का अंधेरे में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना। देखेंगे ये डाईएथिल ईथर क्या है, डाईएथिल ईथर
डाई एथिल ईथर का जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ से -HCl ये निकला कहाँ से? देखिए ऑक्सीजन से दो जो जुड़े हुए कार्बन हैं, ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा होगा। इसके जो सबसे पहले जुड़ा है वो अल्फा होगा, तो इस ऑक्सीजन से ये भी अल्फा होगा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन होगा, ठीक है ना। तो जब क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ से एक क्लोरीन के द्वारा एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा। आप यहाँ से पहले करिए चाहे यहाँ से पहले करिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपको दिखाए हैं। तो Cl2 -HCl कहने मतलब यह है एक क्लोरीन के द्वारा एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो CH2 है, यहाँ पर मान लेते हैं, हाँ, क्योंकि ये इस प्रकार से लिख देते हैं, एक H को यहाँ पर, एक H को यहाँ पर लिख देते हैं, तब भी CH2 है और Cl2 है। तो Cl कितने मालिक्यूल हैं? 2 मालिक्यूल हैं। तो H और Cl निकल गया ना, HCl निकला तो क्या यहाँ पर जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी एक होती है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक होती है, तो एक ही जुड़ेगा। तो जब यहाँ से HCl निकल गया तो CH ही बचा, -HCl और एक क्लोरीन यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या बना? CH3 CHCl। यहीं पर H के स्थान पे क्या जुड़ गया? Cl O CH2 CH3, ऐसे ही रहेगा। 1 मोनोक्लोरो डाईएथिल ईथर। 1 मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन, मीन्स कि डाईएथिल ईथर में कितने क्लोरीन जुड़े हैं? एक क्लोरीन जुड़े हैं, ठीक है ना। अभी भी एक बार रासायनिक अभिक्रिया होगी पुनः यहाँ पर। अभी इसका जो ये अल्फा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा। जब दूसरी बार अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन की, तो जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ के H को Cl लेके निकल गया -HCl के रूप में और Cl यहाँ पर जुड़ गया, क्लोरीन के 2 मालिक्यूल हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंडीशन होगी, एक H और एक Cl -HCl, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको बताया है, यहाँ पर भी वही कंडीशन ऐसे होगी। तो यहाँ का एक H और एक Cl -HCl, तो एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक। तो CHCl होगा। यहाँ पर इस प्रकार से हमने दिखा दिया है। 2 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन जब लेकर निकल गया तो एक ही क्लोरीन, एक ही हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन और एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। CH3 CHCl O CHCl, एक H -HCl एक क्लोरीन के साथ, तो CH3। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब इस ऑक्सीजन के सापेक्ष ये भी कार्बन अल्फा होगा और ये भी कार्बन होगा, तो इसको भी नंबर 1 नाम देंगे, इसको भी नंबर 1 नाम देंगे। 1 2, इधर भी 1 2 ही होगा, तो 1 पर ही दोनों क्लोरीन जुड़े हैं, तो 1 1 डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर। 1 1 1 1 दोनों 1 ही पोजीशन पे हैं, तो 1 1 डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर, ठीक है ना। आइए अब हम ये तो हमने आपको बताया कि जब डाईएथिल ईथर की क्लोरीन की उपस्थिति में अंधेरे में अभिक्रिया कराते हैं तो 1 1 डाईक्लोरो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। लेकिन जब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आइए दूसरा रिएक्शन, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया। तो डाईएथिल ईथर की जब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर आप लिख देंगे 5Cl2, ठीक। 5Cl2 कुछ करना है नहीं, सिर्फ क्लोरीन के द्वारा जितने हाइड्रोजन हैं सभी विस्थापित हो जाएंगी, ठीक है ना। क्लोरीन के द्वारा जितने हाइड्रोजन यहाँ पर हैं सभी क्या हो जाएंगी? विस्थापित हो जाएंगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पर कितने क्लोरीन हैं? 10 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इस क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापन कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा क्लोरीन तो बने क्या? C2Cl5, C2Cl5 ट्वाइस O, इसे कहते हैं पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है कि जब डाईएथिल ईथर की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो पर क्लोरो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। कुछ करना है नहीं, आप ध्यान से देखिए कि डाईएथिल ईथर ही है। डाईएथिल ईथर में जितने हाइड्रोजन हैं
सभी क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाएंगी। क्लोरीन जब विस्थापित कर देगा तो 10 मालिक्यूल यहाँ पर भी क्लोरीन के हैं, 10 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो बनेगा C2Cl5। C2Cl5 हाइड्रोजन का स्थान पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन है, C2Cl5 ट्वाइस O पर क्लोरोडाईएथिल ईथर। ठीक है ना। अगला रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया। डाईएथिल ईथर की कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, देखेंगे। डाईएथिल ईथर का बोरान ट्राइफ्लोराइड और जल की उपस्थिति में 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 500 एटमॉस्फेयर ताप पर जब गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाके ऑक्सीजन जहाँ पर है वहीं पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा C2H5O C2H5 एथिल प्रोपेनोएट। आप इसका एस्टर क्रियात्मक समूह का निर्माण हुआ, आप इसका नाम जानते हैं। एक तरफ एथिल है, दूसरी तरफ 3 कार्बन है, तो जो ऑक्सीजन से जुड़े होंगे उनको एल्किल के रूप में लिखेंगे। तो इसको क्या लिखा, एथिल लिखा, इधर 3 कार्बन है और एस्टर का परफिक्स क्या होता, O8 होता है, तो यहाँ पर 3 कार्बन, इस कारण से प्रोपेन O8 होगा। कुछ करना है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये C2H5 ईथर ही है, C2H5, सिर्फ ये कार्बन मोनोऑक्साइड को यहीं पर जोड़ दीजिए और जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, COO हो जाएगा। एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ही और वो ऐसे रहने दीजिए, C2H5, यही हमने लिखा ना, यहाँ पर यही लिखा है ना, एथिल प्रोपेनेट। कहने मतलब कुछ नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है और बनेगा एथिल प्रोपेनेट। ठीक है ना। तो डाईएथिल ईथर का कार्बन मोनोऑक्साइड से बोरान ट्राइफ्लोराइड और जल की उपस्थिति में 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 500 एटमॉस्फेयर दाब पर अभिक्रिया कराने पर एस्टर क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये तो था डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण इस प्रकार से समाप्त होते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि ईथर के उपयोग क्या हैं। पहला उपयोग, तेल वसा रेजिन आदि के विलायक रूप में। इन सभी के विलायक रूप में ईथर का उपयोग किया जाता है। विलायक निष्कर्षण में, विलायक के प्योरिफिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है ईथर का। गिरनार अभिकर्मक के संश्लेषण में, गिरनार अभिकर्मक को बनाने में ईथर का प्रयोग किया जाता है, RMGX आप जानते हैं। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक रूप में, ये भी आप जानते हैं कि शल्य चिकित्सा में निश्चेतक रूप में बेहोश करने में व्यक्ति को प्रयोग किया जाता है। इससे जो डाईएथिल ईथर होता है इसका बॉडी पर साइड इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। इस कारण से डाईएथिल ईथर का उपयोग इस समय शल्य चिकित्सा में बेहोश करने में व्यक्ति को किया जाता है और ऑपरेशन से संबंधित जो ही प्रक्रियाएं होती हैं कर ली जाती हैं। सबसे पहले क्लोरोफार्म का प्रयोग करते थे, लेकिन क्लोरोफार्म के प्रयोग से मानव के बॉडी में साइड इफेक्ट अधिक पड़ता है। इस कारण से क्लोरोफार्म के स्थान पे अब ईथर का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ईथर के क्या रासायनिक गुण हैं और ईथर के क्या उपयोग हैं। इस प्रकार से ईथर का ये चैप्टर समाप्त होता है। आज ये चैप्टर समाप्त होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका एल्डिहाइड और कीटोन होगा। तो आज का डाईएथिल ईथर ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। और इसके आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। ठीक है, इससे आपको वीडियो प्राप्त होने में आसानी होगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।